पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1295 से 1315 तक, 1279 से 1299 तक, 1290 से 1310 तक, 1296 से 1316 तक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को एक उपाधि दे रखी थी। किसकी उपाधि दे रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सैनी की सिकंदर ए सैनी की उपाधि अलाउद्दीन ने अपने आप को दे रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हॉर्सों पे ठप्पा लगाना और जो सैनिक थे उनका हुलिया लिखवाना स्टार्ट करवाया पहली बार, जिससे उनकी आसानी से पहचान की जा सके। अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो जिसको तूतिया ए हिंद अमीर खुसरो जिसको तूतिया ए हिंद की उपाधि दे रखी थी। और अमीर खुसरो ने जो आविष्कार किया था, अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था? तो अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम था तुर्क ए हिंद। अमीर खुसरो के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी तुर्क ए हिंद। अमीर खुसरो के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती का जो विवाद है वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में प्रचलित है। इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसने पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है पद्मावत। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये वीडियो आपका एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 के जीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी जीडी के कवर किए जा रहे हैं। ये सीरीज एसएससी जीडी और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस सीरीज के साथ ज़रूर जुड़ें। और वीडियो के लास्ट में हमने एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने? भूमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भूमेश चंद्र बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे सर तैयब जी। कौन थे? तैयब जी। और जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की? तो वो थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था 1885 में, उस सेशन को डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा लीड किया गया था। और उस सेशन में कितने डेलीगेट्स आए थे? तो उसमें 72 लोग उपस्थित हुए थे। और ये सेशन गोपाल दास तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में कराया गया था मुंबई में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय। तो जो दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है वो किस मंत्रालय के द्वारा होती है? तो वो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है दशकीय जनगणना कराने की। अब देखते हैं जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मियो के द्वारा की गई थी। लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना शुरू हुई वो 1881 से नियमित रूप से जनगणना होना शुरू हुई। और जो 2011 की जनगणना है वो कौन सी जनगणना है? 2011 की जो जनगणना है वो 7वीं जनगणना है। और देखते हैं जो 2001 से लेकर 2011 तक जो दशकीय वृद्धि थी
वो कितनी थी? तो वो थी 17.7%। 2001 से लेकर 2011 तक ये 10 की वृद्धि थी। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना का श्रेय किसको जाता है? तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको? वो स्वीडन को जाता है। तो विश्व में सर्वप्रथम जो जनगणना कराई थी वो स्वीडन ने कराई थी। कब कराई थी? तो वो कराई थी 1749 में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन ने कराई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? गीता गोपीनाथ, डॉक्टर हिरेन जोशी, रंजन गोगोई, सुमन बेरी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग जो कि पंचवर्षीय योजना यानी कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था और योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे नीति आयोग को लाया गया और इसकी जो स्थापना थी वो 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग एक असंवैधानिक पद है। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान समय पर प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी। यानी कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी और जो उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह क्या है? तो 1076, 1028, 1152, 1124। तो सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1028 सूक्तों की संख्या है। और जो श्लोक है ऋग्वेद में वो कितने हैं? वो हैं 10,462 श्लोक है ऋग्वेद में। अच्छा, वेद कितने तो यहाँ पे जो वेद हैं वो 4 प्रकार के वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में ईश्वर की पूजा से संबंधित है। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है और यजुर्वेद जो है वो त्याग से संबंधित है और अथर्ववेद चिकित्सा से संबंधित है। ये था इस प्रश्न से जानकारी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लद्दाख। हेमिस पर्व जो है वो मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में जानकारी। लद्दाख के कुछ प्रमुख महोत्सव देख लेते हैं और जो मनाए जाते हैं हेमिस पर्व के अलावा। तो लद्दाख का एक बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है लोसर महोत्सव। कौन सा है? लोसर महोत्सव। ये भी आपका एसएससी जीडी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है लोसर महोत्सव से रिलेटेड। दूसरा है सकदावा। दूसरा कौन सा है? सकदावा। ये भी लद्दाख का महोत्सव है। तो ये 3 महोत्सव आप लोगों को लद्दाख से याद रखने हैं। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। एक हो गया हेमिस पर्व, दूसरा हो गया लोसार महोत्सव, तीसरा हो गया सकदावा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? पटना, यहाँ पे पटना होगा, पटना, हरिद्वार, गंगानगर, वाराणसी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा वाराणसी। वाराणसी जो है वो देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? नियोन, बेरिलियम, आर्सेनिक, आयोडीन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक की जो परमाणु संख्या है वो 33 होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश दशक के मध्य तक चला। तो इसमें हरित क्रांति के जो चरण थे वो कब से कब तक चले ये पूछा गया है। 1950 से 1960 तक, 1970 से 1980 तक, 1940 से 1950 तक और 1960 से 1970 तक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1960 से 1970 तक हरित क्रांति का पहला चरण चला था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना, 6
से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों या प्रतिपाल को शिक्षा अवसर प्रदान कराना यहाँ पे द्वारा जोड़ा गया था, ये होगा, ये नहीं है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है देश की समसामयिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसकी प्रतिरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? दूसरी, छठी, आठवीं, चौथी। तो 1971 भारत पाक युद्ध के समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था 1969 से 1974 तक, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो रुद्र एलर मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था गरीबी हटाओ। क्या लक्ष्य था? गरीबी हटाओ चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। और जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में ही पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और हमारी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो पे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, जिससे हम लोगों को और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत और विधि के समक्ष समानता। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अस्पृश्यता का अंत। भारत का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। क्या है? अस्पृश्यता से अंत, ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डैश के पास भारत में बैंक नोट करने का एकमात्र अधिकार है? प्रतिभूत बैंक, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में बैंक नोट को करने का एकमात्र अधिकार है। मतलब बैंक नोट को छापने का जो प्रतिभूत है, जो सौंपने का अधिकार है, वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा है। अब देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुई थी वो आरबीआई एक्ट 1934, तो वो कौन सी हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। और वो कमीशन कौन सा था? तो वो था हंटर यंग कमीशन था, जो कि आरबीआई बैंक को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। और आरबीआई बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? मुंबई में। और आरबीआई बैंक राष्ट्रीयकृत कब हुआ? तो आरबीआई बैंक जो राष्ट्रीयकृत हुआ था वो 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था। आरबीआई बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे सर ऑस्बॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑस्बॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अर्पणा सीतासन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित 7 भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली और लावड़ी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कुचिपुड़ी। अर्पणा सतीसन को कुचिपुड़ी के लिए जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्कृष्ट सम्मान है वो उससे पुरस्कारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, लुम्बिनी और उज्जैन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में
के आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, भारत का नागरिक और उच्च शिक्षा। तो इसमें से राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। बाकी के ये ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य होना चाहिए और 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है, निर्वाचन से संबंधित, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन वो अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा करने के लिए डैश में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मई 1918 में, मार्च 1918 में, मार्च 1919 में, मई 1919 में और मार्च 1919 में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा मार्च 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में हुआ था? संयुक्त प्रांत, बरार, बंगाल, कश्मीर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा बंगाल। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो भारत का है सबसे लंबा लिखित संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से भी उसे जाना जाता है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सिक्किम। बुद्ध पूर्णिमा जो सिक्किम में सागा दावा के नाम से मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? साइना नेहवाल, जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल क्रिकेटर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इच्छास्पद निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, राष्ट्रीय भुगतान योजना, राष्ट्रीय भुगतानकर्ता प्रणाली, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासन की प्रशासित की रचना की थी? पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश प्रथम, विक्रमादित्य चतुर्थ और कीर्ति वर्मन द्वितीय। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के जो चालुक्य का शासक था उसकी प्रशिक्षित रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा असम। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो असम का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? 32वां अंक, मैच ड्रॉ हो जाएगा, 31वां अंक, 30वां अंक। जब दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक बराबर हो जाते हैं तो सबसे पहले जिस खिलाड़ी के 30 अंक पूर्ण होते हैं तो वही उस मैच को जीतता है। इसलिए 30वां अंक जिसका पहले हो जाएगा तो वो उस खेल का विजेता बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट और बोरियम की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अक्षेप क्या होता है? बेरियम सल्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बेरियम सल्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों में के बनाने में किया जाता है। यह फसल की बात हो रही है, यहाँ पे किस फसल की बात हो रही है? तो इसका जो बोरा, चटाई, रस्सी, सूत और कालीन बनाने में जिसका प्रयोग होता है तो उसमें से कौन सी फसल है? जूट है, केला है, ताड़ है, नारियल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जूट।
जूट की जो फसल है उससे बोरा, चटाई, रस्सी, सूत और कालीन बनाने में उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? एन राजम, जिया मुआद्दीन डागर, महबूब सुबानी और शोभना नारायण। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शोभना नारायण। शोभना नारायण को दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो तो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? प्रकृति में दुर्बलता, प्रशुल्कों से, पसंद अनुसार निर्मित माल और उच्चतर गुणवत्ता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रशुल्कों से। प्रशुल्कों से जो आयातित सामान है वो महंगा हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लू किस ऋतु की विशेषता है? पतझड़, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो जो लू है वो ग्रीष्म ऋतु में चलती है, तो ये ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? कौशल विकास और उद्यमशील मंत्रालय के द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 88.23%, 74.24%, 0.4%, 63.90% और 65.27%। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 74.04% जनगणना 2011 के अनुसार कुल भारत की साक्षरता दर थी। अब देखते हैं यहाँ पे साक्षरता दर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो उसमें आता है केरल। और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो उसमें आता है बिहार। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? 6, 3, 1, 2। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 3। किशोरों को 3 संतुलित औसत आहार देने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था 56 में, 45 में, 38 में और 58 में। तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1856 में। 1856 के द्वारा अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, जनसंख्या वृद्धि, समान काम हेतु समान वेतन, मुद्रा स्फूर्ति वृद्धि। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। मैंने आपको चौथी पंचवर्षीय योजना बताई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये एसएससी में हर बार रिपीट होती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था गरीबी हटाओ। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो ऑब्जेक्टिव था वो गरीबी हटाओ ऑब्जेक्टिव था। और चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा ये पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था भारत में, और इसके चौथी पंचवर्षीय योजना में जो था वो भारत पाक युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है नाभिक, गल्जी उपकरण, माइक्रोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें प्लास्टिड, सिर्फ प्लास्टिड जो होता है वो पादप कोशिकाओं में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल को व्यापार डैश माना जाता है? दिशा, संयोजन, मात्रा, प्रदर्शनी। मात्रा माना जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा केरल। निशा गांधी नृत्य महोत्सव जो है वो केरल में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल के दोनों के रूप में उगाया जाता है? अलसी के बीज, अरंडी के बीज, मूंगफली, सरसों। तो जो तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल है उसमें दोनों अरंडी के बीज दोनों फसलों में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस के प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन क्या कितना होता है? वजन 2.5 किलो और व्यास 22 सेंटीमीटर, वजन 2 किलो और व्यास 23 सेंटीमीटर, वजन 3 किलो और व्यास 24 सेंटीमीटर, वजन 2 किलो और व्यास 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वजन उसका होता है 2 किलो और उसका जो व्यास होता है वो 22 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं का आकार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही है। लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं और पेशी कोशिकाएं तर्क रूपी होती हैं। इसमें से कथन बताना है कौन सा सही है। केवल फर्स्ट सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला सही है और ना तो दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। तो लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं वो गोलाकार आकार की होती हैं। पेशी कोशिकाएं त्वक रूपी होती है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पहला तथा दूसरा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो तो इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है? स्त्रीकरण, कस्टमाइजेशन, आरंभ, निर्माण। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्त्रीकरण। स्त्रीकरण जो हस्तक्षेप मांग का विस्तार करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बैंक सेवाएं, डेयरी, वानिकी और मत्स्य। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो बैंक सेवाएं। बैंक सेवाएं जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बैंक सेवाएं जो है वो सर्विस सेक्टर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। अधस्तरीय, अपक्षीय, आधारी चट्टानें, उपमृदा, अपक्षय रहित आधारी चट्टानें और ऊपरी मृदा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो अधस्तरीय, अपक्षिति, आधारी चट्टानें इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य की अलरमेल बल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? नीलगिरी, शिवालिक, खासी की पहाड़ियाँ और अरावली की पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो है खासी की पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गोवा। गोवा का गोप नृत्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा के समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, धन विधेयक पारित करना और संवैधानिक शक्तियां, संवैधानिक संशोधन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक पारित करना ये शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है, ये शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, नागालैंड। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मणिपुर। मैरी कॉम जो प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज है वो मणिपुर से संबंधित है। अब देखते हैं कल के प्रश्न का आंसर जो हम लोगों ने आपसे पूछा था, जिसका सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दिया है। तो आप देखते हैं कल के प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या है। भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब कराई गई थी? 1887 में, 1882 में, 1880 में और 1881 में। तो भारत में जो संपूर्ण जनगणना कराई गई थी वो संपूर्ण जनगणना कब कराई गई थी? तो संपूर्ण जनगणना जो कराई गई थी वो 1881 में कराई गई थी।
अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुए थे? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1933 में, 1935 में, 1931 में और 1929 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, और आप लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी पता हो वो आप लोग सब पूरा डिटेल क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इन प्रश्नों का अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।